आज हम आपको ऐसी क्विक फिक्सेस, क्विक टिप्स बताने वाले हैं जो आपको रमज़ान में हेल्पफुल होंगी। सहरी के टाइम पूरी 1 लीटर की 1.5 लीटर की बोतल पीते हैं कि जी मैं शायद ऊँट हूँ और वो पानी मेरा तार तक चलेगा, तो इसके बारे में बताएं। बेहतर तरीका वो ये है कि आप ग्रेजुअली इंटेक करें। आप जितनी मर्जी बोतलें पी लें, आप स्टोर नहीं कर सकते पानी। वो पानी लेना अगले 3-4 घंटे में स्प्लिट आउट हो ही जाएगा। तो इस तरह करने का कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान है। नुकसान ये है कि आपकी किडनी स्टोन हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो सारी के टाइम नहीं खाते, वो कहते हैं हम एक बार अफ्तारी में खाएंगे। सबसे बड़ा जो लॉस ये होता है कि उनके एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, फटीग बहुत ज़्यादा उनको देखने को मिल रही होती है, एकदम उनके ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है, शुगर लेवल कितने लग जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे उनको जो है ना प्रॉब्लम देखने को मिल रहे होते हैं। वो फिर फास्टिंग आप नहीं कहते, वो एक तरह से बॉडी स्टार्वेशन फेज के अंदर जाने लगे। तो एक सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। सीड्स हैं मिसाल के तौर पर, जिन्होंने ट्रेनिंग करनी होती है तो वो रमज़ान के दौरान भी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पूरा महीना जो है ना वो ब्रेक कर लें। अगर वो पूरा महीना ब्रेक कर लें तो उनका तो अगले पूरे महीने का स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया। इवन टूर्नामेंट्स भी हो रहे होते हैं। अगर आप अपनी स्लीप को 7-8 घंटे क्वालिटी स्लीप में नहीं लेकर जाते तो रिस्क ऑफ कैंसर और दूसरी डिजीज़ में वो भी बढ़ती चली जाएगी। पानी सहरी और इफ्तारी में कितना पीना चाहिए? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ रमज़ान सीरीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज हमारी उसकी तीसरी एपिसोड है और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि आज हम आपको ऐसी क्विक फिक्सेस, क्विक टिप्स बताने वाले हैं जो आपको हेल्पफुल होंगी। क्योंकि रमज़ान स्पिरिचुअली यानी रूहानियत तौर पर तो आपकी इबादत और आपकी जो स्पिरिट्स हैं वो तो अल्लाह ताला तक पहुँच रही होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें कर रहे होते हैं उसको हेल्दी वे में रखना है तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है दुआएं आपकी मेरे तक पहुंचेंगी, लेकिन दुनिया बकदरे एफर्ट है, दुनिया में आपको एफर्ट करनी होगी। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुआएं कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन वो हेल्थ वाइज इतने अच्छे नहीं होते। रमज़ान में इवन उनके गोल्स और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो वो फिर रमज़ान से मुतनफ़र हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार इसमें तो हमने अपने गोल अचीव करने थे लेकिन वो अचीव नहीं कर सके। तो अब हम आप लोगों को वो फिक्सेस हैं जो छोटे छोटे हैं आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो वो हम आपको बताते हैं कि वो क्या होंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर जैन, आप इन दोनों को जानते हैं, हमारी हर वीडियो में होते हैं। कैसी इंटरेस्टिंग बात है। तो हम टाइम शॉर्टेज को कवर करते हुए आगे चलते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि पानी सहरी और इफ्तारी में कितना पीना चाहिए? पानी की मकदार से 1.5 से 2 लीटर रिकमेंडेड है, डिपेंडिंग अपॉन योर वेट। अगर आप बहुत ज़्यादा बल्कि 100 kg से अबव आपका वेट है तो फिर तो एटलीस्ट 2 लीटर आपका पानी होना चाहिए। और अगर आप 70s 80s की रेंज में तो आप 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं तो दैट इज इनफ। लेकिन ये है कि हाइड्रेशन को यकीनी बनाना ज़रूरी है, और यकीनी बनाने के लिए उसमें आप कुछ टेस्ट वेस्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सॉल्ट ऐड कर सकते हैं अगर आप हेल्दी, ताकि आपको टेस्ट आए। लेमन ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह सर्दियाँ हैं तो लेमन वाटर इतना नहीं पिया जाए शायद, तो उसके लिए करिए कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें मुझे बताइएगा, कुछ लोग एक मसला होता है उन लोगों में, वो क्या करते हैं कि वो एक ही दफ़ा जग पकड़ते हैं और वो पी लेते हैं। ख़ास तौर पे सहरी के टाइम मैंने खुद देखा है, अपनी फैमिली में देखा हुआ है कि वो क्या करते हैं कि जैसे ही इफ्तारी कर लेते हैं, सहरी कर लेते हैं, खाना शाना खा लेते हैं और पूरी 1 लीटर की 1.5 लीटर की बोतल पीते हैं कि जी मैं शायद ऊँट हूँ और वो पानी मेरा तो इफ्तार तक चलेगा। तो इसके बारे में बताएं। पानी पीने का तरीका क्या हो सकता है? बेहतर तरीका वो ये है कि आप ग्रेजुअली इंटेक करें, एक साथ बहुत ज़्यादा इंटेक ना करें। जिस तरह अभी आपने एग्जांपल दी कि लोग इस तरह समझते हैं शायद वो स्टोर कर लेंगे वाटर, तो आप जितनी मर्जी बोतलें पी लें, आप स्टोर नहीं कर सकते पानी। वो पानी जो है ना अगले 3-4 घंटे में स्प्लिट आउट हो ही जाएगा आपकी बॉडी से। तो इस तरह करने का एफर्ट करने का कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान है। नुकसान ये है कि आपकी किडनी स्टोन हो सकती है। मैं एक चीज़ ऐड करूँ, खाली किडनी डैमेज इन सब चीज़ों से हटके अक्सर हमारा ये होता है कि हम अफ्तारी में फटाफट शरबत या पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, जिस वजह से ना खाया जाता है। अगर खा भी लिया तो फिर बात है वॉमिटिंग और इस तरह के प्रॉब्लम भी फेस करें। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि स्टमक आपका छोटा है। कुछ लोग जो बड़े साइज़ के उनका स्टमक भी बड़ा होता है, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनका स्टमक छोटा है, वो सारा पानी से भर लेंगे तो फिर जाहिर है वो वापस एसिड रिफ्लक्स आपको मिलेगा और वो आप वॉमिट कर देंगे। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या सहरी को स्किप करना हार्मफुल है? हाँ, ये वही बात है, जैसे आज के लिए ट्रेंड चल रहा है कि 1 मील अ डे, कि हम दिन में सिर्फ एक दफा खाएंगे तो हम वजन भी गिरा लेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि
वो सारी के टाइम नहीं खाते, वो कहते हैं हम एक बार अफ्तारी में खाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो लॉस होता है ना वो ये होता है कि उनके एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, फटीक बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रही होती है, एकदम से उनके ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है, शुगर लेवल कितने लग जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उनको जो है ना प्रॉब्लम देखने को मिल रहे होते हैं। वो फिर फास्टिंग आप नहीं कहते, वो एक तरह से बॉडी स्टारवेशन फेज के अंदर जाने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। स्टारवेशन की वजह से वो फिर एनर्जी लेवल भी डिप्लीट कर रहे होते हैं, उनका मस्कुलर मैस भी गिर रहा होता है, तो वो उल्टी वीकनेसेस की तरफ मजीद जाना शुरू हो जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, तो वो फिर बाद में फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। जाहिर है आपके स्टमक के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपकी फूड जब एंटर होता है तो फिर सारे सिक्रीशंस वगैरह ऐड होना शुरू होती हैं। ऐसा नहीं होता आपने एक दफ़ा खाया और एक उसी टाइम आपका प्रोडक्शन हाउस जो है वो शुरू हो गया और उसने सारे प्रोसेस शुरू कर दिए। आपको टाइम लगता है वक्फे वक्फे से। ह्यूमन बॉडी है, इट्स नॉट अ मशीन, तो इसको ज़रा ख्याल रखें, फ़र्क है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि जी क्या रोज़े के दौरान एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं एक्सरसाइज, किसी ने मना नहीं किया। रोजा नहीं टूटता बिल्कुल भी। थोड़ी सी कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इवन दो के एक्सट्रीम लेवल पे भी लोग जाते हैं, एथलीट्स हैं मिसाल के तौर पे, जिन्होंने ट्रेनिंग करनी होती है तो वो रमजान के दौरान भी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पूरा महीना जो है ना वो ब्रेक कर लें। अगर वो पूरा महीना ब्रेक कर लें तो उनका तो अगले पूरे महीने का स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाए। इवन टूर्नामेंट्स भी हो रहे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो बात यह है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, जो आपका गोल है उसके मुताबिक लेके चलें। और अगर एक जनरल हम बात करें तो 150 मिनट्स की रेगुलर लाइट पर वीक वो आप कर सकते हैं, यानी कि डेली आप 20 to 30 मिनट्स अगर अपने लिए निकालें तो ये बहुत अच्छा है। अपने आप को एक्टिव रखें, बजाय इसके मजीद सुस्त कर लें। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैं इस चीज़ को सेकंड करूँगा, वो क्योंकि मैं ख़ुद भी एक एग्जांपल हूँ। पिछले साल रमज़ान में मैं बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन थी, मैंने बहुत फिट रखा हुआ था खुद को, एक्सरसाइज और सारा कुछ करा था। बट रमज़ान में मैंने खुद को थोड़ा सा ना रिलैक्स कर दिया और उससे हुआ ये कि मैंने जो है बहुत ज़्यादा इफ्तारियाँ की, मिलाना बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से मैं आज तक भी उसको कवर करना, कॉप अप करना मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है। आपसे मेरे ना 2 क्वेश्चन है इकट्ठे, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, कैफ़ीन कंजम्पशन कितनी सेफ़ है ड्यूरिंग रोज़ा? और दूसरा क्वेश्चन ये है, जो लोगों को मसला होता है डिजीनेस, हेडेक्स, जो वो फिर जिसकी वजह से कैफ़ीन इंटेक करते हैं, लेनी चाहिए कैफ़ीन? और अगर कैफ़ीन नहीं लेनी चाहिए तो फिर वो डिजीनेस और हेडेक्स को कैसे कवर करें? मैंने खुद ये चीज़ एग्जामिन की है कि मैं कभी चाय पी लूँ ना तो मेरी नींद नहीं होती, मुझे नींद आती है फिर भी। अच्छा, ठीक है। तो ये मोस्टली चीज़ें मेरे मुताबिक बेस करी होती हैं आपकी अपनी परसेप्शंस क्या डेवलप होगी। हाँ, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर एक प्लेसिबो इफेक्ट एक बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। ऑब्वियसली बात है कि जो कैफीन है आपका, वो आपके जो अलर्टनेस है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करती है, आपके माइंड को एक्टिवेट करती है। इस वजह से मोस्टली लोग जो है एक ट्रेंड भी है कि अफ्तारी के बाद भी चाय पीने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। सहरी के टाइम भी चाय कॉफ़ी पीने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी है हमारे यहाँ। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही होती है। बेहतर अप्रोच तो ये होती है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कैफीन के ऊपर एडिक्ट ना करें। कोशिश ये करें कि अपने जो भी फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, जैसे तुला ने कहा कि 1.5 से 2 लीटर जो है आपको जो है वाटर इनटेक होना चाहिए, तो वो कोशिश करें कि आप अपना जो इनटेक है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, वो बजाय इसके कि आप कैफीन या फिजी ड्रिंक्स के ऊपर फोकस रख के पूरा करें, उस पर बेहतर ये है कि आप वाटर इनटेक पर ज़्यादा फोकस करें। जब आपका वाटर इनटेक रहेगा, हाइड्रेशन लेवल सेट रहेंगे, आपके साथ जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, जो आपकी बॉडी की एनफ कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल रही होंगी, तो ऑटोमेटिकली आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है ना फेस नहीं करनी पड़ेगी कैफीन वगैरह में। अगर तो आप स्किप करेंगे अपनी हाइड्रेशन को, प्रॉपर्ली बैलेंस मील्स नहीं लेंगे, इन दैट सिनेरियो फिर आपको अलर्टनेस के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड। बिल्कुल ये इसी तरह से ही है कि जैसे आप ये समझें कि आपके सेल्स है ना, स्ट्रेस या जो हेडेक है स्पेसिफिकली या डिजीनेस, ये सिर्फ और सिर्फ आपके किसी स्ट्रेस या कोई एक फैक्टर के ऊपर बेस नहीं कर रहा होता, इसके मल्टीपल फैक्टर हैं, लेकिन उसमें से बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी हाइड्रेशन पूरी नहीं होती, पानी लोग नहीं पी रहे होते, जिसकी वजह से सर में दर्द ज़्यादा रहता है। और ख़ास तौर पे प्लेन वाटर तो अच्छी चीज़ है ही है उन केसेस में जिसमें मिनरल वाटर है, लाइक वो नेचुरल अच्छा पानी मिल रहा है। आपसे भी 2 क्वेश्चन हैं क्योंकि मिलते जुलते सवाल हैं, इसलिए पहला क्वेश्चन ये है कि इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा लोग ओवर ईटिंग करते हैं, इज़ इट ओके और नॉट? लेकिन क्या वो बल्क ईटिंग से फिर मेटाबॉलिज्म पे कुछ फ़र्क पड़ता है? 2 सवाल थे, एक ये कि ओवर ईटिंग ड्यूरिंग इफ्तार या पोस्ट इफ्तार। हाँ, तो ये चीज़ हमारी भी परसेप्शन से भी लिंक करती है कि अगर हम परसीव ये करते हैं कि बहुत बड़ा रोज़ा था, बहुत लंबा रोज़ा था, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो अब जो है ना फोड़ने का वक्त आ गया, दस्तरखान पे जो है ना तबाही मचाने का वक्त आ गया है, तो फिर ऑब्वियसली यही काम होता है। ये चीज़ अच्छी नहीं है, रिलीजियसली या स्पिरिचुअली भी रोज़े के स्पिरिट के भी खिलाफ है।
और दूसरा ये कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी एक चीज़ इफेक्ट करती है। जैसे आपने कहा कि मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करती है, तो इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता चलूँ कि रमज़ान अगर उसको इन अ ट्रू सेंस, वो कहते हैं ना, इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट ले, तो फिर ये आपके मेटाबॉलिज्म को फिक्स करने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये वाइस वर्सा भी है उन लोगों के लिए कि जो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल इफ्तार के अंदर करते हैं रेगुलरली, तो उनके केस में एक चीज़ उल्टी हो जाती है। मतलब हमने कई लोग ऐसे देखे हैं क्लिनिक पे लैंड होते हैं जो बताते हैं हमारा वजन रमज़ान में हर साल बढ़ता है, कभी कम नहीं हो। तो इल्ला माशाल्लाह उनसे जब हम पूछते हैं कि क्या डाइटरी पैटर्न है, तो वो फिर बताते हैं कुछ भी नहीं छोड़ते हो। मतलब पूरे साल में अगर कोई चीज़ ट्राई नहीं की तो रमज़ान में लाजमी ट्राई की होती है, ऐसे ही। नहीं, वो नियत करते हैं ना, मैं नियत करता हूँ 2 खजूरों की, 6 पकौड़ों की, 2 समोसों की, तो वो फिर उसको फिर पूरा भी करना। भाई ये नियत किसी ने कॉपी नहीं करनी, ठीक है। नियत सिर्फ रोज़ा खोलने की करनी है और अल्लाह से दुआ करनी है और ब्लेसिंग की नियत करनी है। तो रमज़ान में एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं। सर्दियाँ, मेरा पर्सनल मानना ये है कि कम एनर्जी लगती है, ठीक है, लेकिन गर्मियों में ऑब्वियसली ज़्यादा होती थी। लेकिन स्टिल रोज़ा आपको जब भूख लगी होती है और आपने सारा दिन ऐसे फास्टिंग में गुजारा होता है तो एनर्जी आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो एक क्वेश्चन आपसे, फिर एक क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन ये है कि वो एनर्जी लेवल को ख़ास तौर पे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या वर्किंग लोग हैं, फीमेल्स हैं, वो अपने एनर्जी लेवल्स को कैसे बेहतर रख सकते हैं? अच्छा, एनर्जी लेवल्स को अगर मेंटेन करने की बात करें तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप सहरी और अफ्तारी के अंदर अपना जो मेन्यू है उसको इस तरीके से सेट करें कि उसमें प्रोटीन रिच आइटम्स आपके पास मौजूद हो और फाइबर रिच आइटम्स मौजूद हो। तो इससे क्या होगा कि आपको स्टाइटी भी रहेगी। स्टाइटी मीन्स कि आप फीलिंग ऑफ फुलनेस फील करेंगे सारा दिन, और दूसरा डिहाइड्रेटेड भी नहीं होंगे, हाइड्रेशन भी आपकी ऑन पॉइंट रहेगी। बस ये 2 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं है। एक प्रोटीन और दूसरा फाइबर, इन 2 चीज़ों को ऑन पॉइंट रखें, आपका रोज़ा भी इंशाल्लाह ऑन पॉइंट रहेगा और 12 घंटे में आपको कोई बहुत ज़्यादा भूख का एहसास नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा एनर्जी को बहाल रखने के लिए कोई सप्लीमेंट ले लेते हैं, और हमारे से क्वेश्चन भी होता है, ठीक है, पेशेंट आता है कहता है कि जी मुझे एनर्जी नहीं मिलती, मैं काम करने की वो ताकत नहीं है मेरे अंदर, कोई दवाई लिख दें, कोई सप्लीमेंट बता दें कि जी हम ये ले लें और वो। तो इस सप्लीमेंट इज़ ओके ड्यूरिंग फास्टिंग? चीज़ वही बात है कि प्रोटीन इंटेक अगर आपका अच्छा है, फाइबर इंटेक आपका अच्छा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं होगी। अगर आपका फाइबर इंटेक अच्छा है, अगर आप प्रोटीन इंटेक भी ले रहे हैं साथ साथ, तो ऑटोमेटिकली उससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, क्योंकि उसका जो डाइजेशन टाइम है वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपको ज़्यादा देर तक जो है फुलनेस जो है फील होती है। तो सप्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है, अगर तो आप डेफिशिएंट हैं किसी भी चीज़ में, फिर तो ठीक है, चलें आप ले सकते हैं। बाकी इफ़ यू थिंक कि आपसे खाया नहीं जाता, आपकी वो ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो इस तरह की नहीं है, कुछ लोग होते हैं वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल नहीं कर पाते, मतलब उनको भूख ही नहीं लगती या इस तरह का एलिमेंट होता है, तो इन दैट सिनेरियो आप थोड़ा सा इस साइड के ऊपर जा सकते हैं सपोर्ट के तौर पर, ना कि आप डिपेंडेंसी अपनी सप्लीमेंटेशन के ऊपर शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल ऑन स्पॉट आंसर है कि जी डिपेंडेंसी ऑन सप्लीमेंट्स कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती, और सेकंड चीज़ के ओवर द काउंटर इसको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रो टिप मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा सप्लीमेंट्स के हवाले से। आपने देखा होगा आजकल फार्मेसीज पे बहुत सारे हेल्थ कैंप्स लगे होते हैं, न्यूट्रिशनल कैंप्स लगे होते हैं, और कोई ना कोई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आगे बैठे होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपका कोई ना कोई छोटा मोटा टेस्ट करेंगे। ऑन स्पॉट टेस्टिंग से कहते हैं ना, ऑन स्पॉट किट्स उनके पास होती हैं जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल भी नहीं होती। तो उसको करने के बाद वो ना आपको कह देते हैं कि भाई आपका तो बेड़ा गर्क होने वाला है, आप फौरन से पहले ही सप्लीमेंट बाय कर लें। और ये मेरे साथ कई दफा हो चुका है, कई दफा ऐसे लोग आए हैं जिनको कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको जहन में फीड कर दिया गया है कि तुम्हें इस चीज की डेफिशिएंसी है, और वो लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे जाके उनसे ही वो सप्लीमेंट परचेज कर लेते हैं। उसी फार्मेसी पे तो वो अवेलेबल होता है, उसी टाइम अवेलेबल होता है, तो वो फौरी तौर पे कितना टाइम लगता है। तो ये है कि अपने स्पेंडिंग बिहेवियर को भी जरा देखना चाहिए सप्लीमेंट्स के केस में। इन्होंने जो शक की बात की है ना, मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री से हैं, हम करंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे ही कोलीग्स, जूनियर्स, जानने वाले लोग अनफॉर्चुनेटली काम कर रहे हैं इसमें, और ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो जाते हैं, काम करते हैं, दे गॉट द मनी फ्रॉम देम, और फिर उसको वो जस्टिफाई करने के लिए वर्ड द कंपनी साइड उनकी जो पॉलिसी उन्हें करना पड़ता है, और उनकी ज़ुबानी कलामी है कि जो हमारी BMD मशीन है या जो हम टेस्ट करते हैं इसकी कैलिब्रेशन ख़राब की जाती है, ताकि जो पेशेंट है या जो बंदा है उसको डराया जाए आपको तो BMD बड़ी काम है आपकी, आपने कैल्शियम का ये वाला सप्लीमेंट ले लें, ये ले लें, वो ले लें, विटामिन D ले लें। तो काइंडली अगर आपको फार्मेसी पे इस तरह कैंप्स मिलें,
आप टेस्ट ज़रूर करवाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने वो सप्लीमेंट परचेज़ करना है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको अगर टेस्ट वाकई में कराने ना तो खुद जाके किसी न्यूट्रिशनिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन पे या खुद से जाके आप किसी अच्छी लैब से टेस्ट करवा लें, और आपको जब कंफर्म होगा कि बाकी BMD ठीक है या कम है या ज़्यादा है, फिर आप जो है अपना सप्लीमेंट जो है वो ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फिर हम एपिसोड क्लोज करते हैं। दोनों जो आप दे सकते हैं, और बड़ा हॉट टॉपिक है, रमज़ान के दौरान, रोज़े के दौरान सोने की रूटीन बड़ी ख़राब हो जाती है, तो उसको कैसे मैनेज करें? सोने की रूटीन सबसे ज़्यादा तो लोगों की ख़राब होती है जो सारी रात जागते रहते हैं। और Obviously. हमारे यहाँ ना पूरा साल हम गेम्स नहीं खेलते, और बैडमिंटन खेलने का और इन चीज़ों का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा रोज़ों में शुरू हो जाता है। रमज़ान टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो लोग जो बिल्कुल सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के सोते हैं, और ऊपर से उन्होंने सुबह ऑफिस जाना होता है, ख़ासतौर पर जो जिन्होंने 8-9 बजे पहुँचना होता है, तो उनकी जो रूटीन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो तो मैनेज नहीं होती। तो इसको मैनेज करने का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि आप रात को भी 2-3 घंटे सोएं। तो इवन वो तहज्जुद का भी है ना कि वो तब तक नहीं होती जब तक आप सोए हुए ना हो, मतलब जागते रहेंगे ना तभी तहज्जुद भी नहीं पढ़ सकते। तो सबसे बेहतरीन हैबिट ये है कि आप तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद आएँ, रेस्ट करें, 2-3 घंटे सो जाएँ। आजकल वैसे भी जो सहरी है थोड़ी सी लेट ही है, तो आप आराम से उठें, अपना सहरी करें, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ें, फिर उसके बाद थोड़ी देर सो जाएं। जब आप थोड़ा सा 2 इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे अपने स्लीपिंग पैटर्न को, तो आपके लिए ईजीली मैनेज हो जाएगा। वरना कुछ लोगों के अंदर ये टैलेंट होता है कि वो सहरी के टाइम होते हैं, अफ्तार के टाइम उठते हैं, तो वो गिने चुने लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे चले, वो तो वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन जो प्रॉपर प्रोफेशनल पर्सन है 9 to 5 वाला, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने इंटरवल्स को सेट करें। सेम जिस तरह इन्होंने बात की, इससे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये टॉपिक भी आया हुआ है कि जो स्लीप है वो कैसे आपकी डिज़ीज़ को भी इन्हेंस कर रही है, या उसके होने के चांसेस को, उसके रिस्क को बढ़ा रही है। और वो कैसे कि रिकमेंडेड है 7 आवर स्लीप, ठीक है। जिस तरह आप अपने 7 आवर से 1-1 घंटा कम करते जाते हैं, तो रिस्क ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ और जितनी भी लाइफस्टाइल मॉडिफाइड डिजीज़ हैं जो लाइफस्टाइल से लिंक्ड हैं, उसका रिस्क भी 10% के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। और इस पर रिसर्च क्लिनिकली अवेलेबल हैं, आप वो देख भी सकते हैं। तो वाकई में अगर आप अपनी स्लीप को 7-8 घंटे क्वालिटी स्लीप में नहीं लेकर जाते, तो जिस तरह पर आवर अगर आप इसको कम करेंगे, तो रिस्क ऑफ कैंसर्स और दूसरी डिजीज़ हैं वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच आपको पूरी वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह आपको अगर चाहिए हमारे से कोई इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन, ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपकी कॉमनली प्रैक्टिस में है लेकिन आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो डू कमेंट बिलो, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और जो आपके चाहने वाले हैं उनसे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।